गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू चौधरी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th ज्योग्राफी में हमने कल एक पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, भूगोल एक विषय के रूप में, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि भूगोल किस प्रकार से भूगोल को एक विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा, और उसी को एक प्रश्न के रूप में भी अपन ने देखा था कि आखिर हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल किस प्रकार से हमें जानकारियाँ प्रदान करता है, वो चीज़ें अपन ने देखी थी। आज हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भूगोल क्या है, इसके ऊपर आधारित कि भूगोल है क्या, भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं, वो चीज़ें के बारे में आज हम इसमें देखेंगे। अब हमारा अगला जो प्रश्न है, भूगोल क्या है, तो हम बोलते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है। पृथ्वी को हम एक अपने आवास यानी अपने घर के रूप में देखते हैं। ये पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। इस धरातल पर रहने वाले समस्त जीवों का आवास पृथ्वी को माना गया है। ये पृथ्वी पर रहने वाले सभी जो छोटे से छोटा चींटी से लेकर के बड़े से बड़े हाथी तक के जो प्राणी हैं, चाहे उसमें जीव कीड़े मकोड़े हो, मनुष्य हो, अन्य जानवर हो, पालतू जानवर, सारे जानवर जो है इस पृथ्वी पर जो निवास करते हैं, उन सभी का आवास पृथ्वी को माना गया है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है। इसने कहा है कि पृथ्वी का जो धरातल है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, वो सभी स्थान पर एक जैसी नहीं है। कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं घाटियाँ है, कहीं मैदान है, समुद्र है, झील, रेगिस्तान, वन, अनेक प्रकार के उजाड़ क्षेत्र, सभी प्रकार की इस धरातल पर अपने को, क्योंकि ये सभी जगह एक जैसा अपने को दिखाई भी नहीं देता और है भी नहीं। जहाँ हम सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों की बात करें तो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व भी सभी के अलग अलग है, सभी की संस्कृतियाँ अलग है। समाज जो है, सामाजिक व्यवस्था अगर देखी जाए तो हमारे समाज, बहुत सारे समाज, तो इसमें हर चीज़ में अपने को विभिन्नता देखने को मिलती है। जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में, जो सांस्कृतिक विकास की हम बात कर रहे हैं, तो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सर्जित ग्राम यानी मानव द्वारा बनाए हुए जो गांव हैं, जिसे अपन देखते थे कि प्राचीन काल में मानव जंगलों में निवास करता था, धीरे धीरे समूह में रहने लगा, फिर वो झुंडों में रहने लगा, और उसी प्रकार से धीरे धीरे ग्रामों में परिवर्तित हुआ। जो गाँव थे वो गाँव नगरों में बदल गए, और नगर जो थे वो बड़े महानगरों में परिवर्तित होते चले गए। तो धीरे धीरे जो सांस्कृतिक विकास है, इसकी अवधि धीरे धीरे परिवर्तन अपन ने देखा है। तो सर्जित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पतन, बाजार एवं मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में आज हमारे धरातल पर विद्यमान है, यानी उपलब्ध है। क्योंकि मानव द्वारा ही धीरे धीरे ग्रामों का निर्माण हुआ, नगरों का निर्माण हुआ, मानव ने सड़कें बनाई, रेल सुविधा उपलब्ध करवाई, उसी के साथ में पतन जो बंदरगाह है, उन बंदरगाहों का निर्माण करवाया, बाजार सजाए, मानव जनित, ये सारे के सारे जो कार्य है वो किस प्रकार के मानव जनित कार्य है। तो ये तत्व धरातल पर विद्यमान है। उक्त भिन्नता यानी इन सभी भिन्नताओं के बावजूद भी भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का एक संकेत निहित होता है कि किस प्रकार से हम किसी धरातल विशेष पर जब निवास करते हैं तो उसके साथ अपना समायोजन कैसे होता है, हम कौन से संसाधनों का प्रयोग करते हैं, वो चीज़ें मानव यानी प्रकृति और समाज के मध्य एक अंतर संबंध को समझने का एक संकेत होता है। भौतिक पर्यावरण एक अपने को क्या करता है, जो अपना धरातल है, जो प्रकृति अपने को उपलब्ध करवाती है, धरातल जो अपने को क्लाइमेट उपलब्ध करवाती है, पर्यावरण, तो ये भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है इन सभी क्रियाओं को करने के लिए, जिस पर मानव समाज ने अपने सृजनात्मक यानी निर्माण कार्यों के द्वारा, ये क्रियाकलापों के द्वारा ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से जो उपकरण उसने बनाए, उन उपकरणों द्वारा ये सारे कार्य उसने करना प्रारंभ किया। जब अपन नेक्स्ट देखते ये कार्य करने लगा, अब आप पहले प्रश्न पूछे गए भूगोल क्या है, तो भूगोल अपने समझ में आ गई कि भूगोल क्या है। तो भूगोल इन सभी एक पृथ्वी का जो अपन अध्ययन करते हैं, पृथ्वी पर मानव निर्मित जो दृश्य दिखाई देते, पृथ्वी पर मानव जनित जो संसाधन उपलब्ध है, उन सभी का निर्माण भूगोल का उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अब सरल शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि भूगोल क्या है, पृथ्वी का वर्णन है, यानी पृथ्वी और उस पर उपलब्ध संसाधनों, जीव जंतुओं का वर्णन ही भूगोल है। सर्वप्रथम भूगोल जो शब्द है, उस भूगोल शब्द का अगर बात करें, प्रयोग किसने किया था, इस भूगोल शब्द का प्रयोग इरेस्टोस्थनीज ने, एक ग्रीक विद्वान था ये, इस ग्रीक विद्वान ने सबसे पहले इस भूगोल शब्द का प्रयोग किया, और ये कब 276 से 194 ईसा पूर्व। ये शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो यानी पृथ्वी और ग्राफोज यानी वर्णन करना, तो जियोग्राफी अपन जो बोलते हैं ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोज।
और ये कौन से शब्द है? ग्रीक भाषा के शब्द है। तो इसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। सेम यहाँ इनको लिया गया है, दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है। हम शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं कि मानव का आवास कहाँ है? पृथ्वी। तो पृथ्वी को हम शुरू से मानव आवास के रूप में देखते आ रहे हैं। और इसी दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव, जो विद्वान है वो भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। यानी पृथ्वी का वर्णन ही मानव भूगोल माना जाता है। यानी मानव के निवास करने योग्य स्थान क्या है? पृथ्वी, भूगोल, जिसमें हम उसका अध्ययन करते हैं। इन सभी तथ्यों से तो परिचित है, किंतु यथार्थ बहुआयामी होती है। बहुआयामी का अर्थ वो सारी है, जो वास्तविकता होती है वो अनेक अर्थों में अपने को सामने आती है। जैसे अपन बात करें, पृथ्वी भी बहुआयामी है, इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान, अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अनेक सहयोगी विषयों से मिलकर के इसका निर्माण माना गया है। जैसे अर्थशास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, समाजशास्त्र हो गया, राजनीतिक विज्ञान, नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के अनेक पक्षों का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु और विधि तंत्र से, विषय वस्तु के तौर पर अगर देखा जाए तो अन्य जो विज्ञान उसे कुछ हद तक ये समानता दिखाई देती है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध भी रहा है। भूगोल सभी प्राकृतिक और सामाजिक विषयों से सूचनाधार का अर्थ सभी विषयों से क्या करती है? जिसे अपन बात करें अकाउंटेंसी होती है तो अकाउंटेंसी से आंकड़े प्राप्त करती है। मृदा विज्ञान होती है तो उससे मिट्टी की जानकारी प्राप्त करती है। तो ये सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं? सूचनाओं का आधार प्राप्त किया कर उसका संश्लेषण करता है, उन आंकड़ों को एकत्रित कर फिर उसका अध्ययन करता है। यही भूगोल है। हमें पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में अनेक भिन्नता दिखाई देती है। अनेक तत्वों में समानता भी है तथा कई में असमानताएं भी पाई जाती है। अतएव भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। भूगोलवेत्ता जो होते हैं, जो विद्वान हैं, वो मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का ही अध्ययन नहीं करते कि ये अलग विभिन्नता क्यों है, इन विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण है। यानी विभिन्नता का अध्ययन तो कर लिया कि ये अलग अलग है, लेकिन ये अलग अलग क्यों है इसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। तो विभिन्नता के कारणों का भी इसमें अध्ययन करते हैं। जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं उनका भी इसमें अध्ययन करते हैं। उदाहरण के रूप में अपन देखें, फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में क्या होता है। अब एक प्रदेश जो है, एक राज्य दूसरे राज्य के मध्य फसलों की भी भिन्नता पाई जाती है। अब ऐसा क्यों है, ये भिन्नता क्यों है? क्योंकि इसका अध्ययन जब अपन करते हैं तो उससे पता लगता है कि वहाँ की मिट्टी में जो तत्व है वो यहाँ वाला जो फसल है उसका उत्पादन वहाँ की मिट्टी में नहीं हो सकता। तो उसी मिट्टी के कारण या मिट्टी में उपस्थित जो तत्व होते हैं उन तत्वों के कारण अलग अलग फसलों का उत्पादन किया जाता है। किंतु ये भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश आदि उपलब्धता में आदि भिन्नता से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों, एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य और कारण संबंध को ज्ञात करने में है। एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य और कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है, क्योंकि ये केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य किस प्रकार से हम उसकी गहराई तक पहुंचते हैं, उसके पूर्वानुमान, भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम उसका अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से हमें इसका आगे जाकर भविष्य में फ़ायदा होगा। तो उन चीज़ों को भी इसमें देखा जाता है। भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक यानी स्थिर नहीं है, अपितु ये गत्यात्मक। इसने कहा है कि भौतिक और मानवीय दोनों ही प्रकार के भौगोलिक जो तथ्य हैं वो दोनों स्थिर नहीं होकर गत्यात्मक यानी गतिशील है। वे सतत परिवर्तनशील, हमेशा परिवर्तनशील पृथ्वी और के अथक और निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तन होते रहते हैं। आदि मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर, अब आदि मानव जो होता है वो जंगलों में निवास करने वाला जो व्यक्ति होते हैं वो पूर्ण रूप से किसके ऊपर निर्भर होते हैं? पर्यावरण के ऊपर।
अब ऐसा नहीं है कि भूगोल इस प्रकार प्रकृति और मानव की समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है और वो प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ने का कार्य करता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को, प्रकृति जो होती है, ये पर्यावरण जो है, ये प्रकृति मानव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने का कार्य करती है। मानव जीवन के अनेक पक्षों को ये प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जाए। अब ये किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसका हम अपने रहन सहन, पहनावे, खान पान से अपन पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर, क्योंकि कई क्षेत्रों में अपन देखते हैं कि बहुत सारे, अभी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जैसे जोधपुर, शेखावाटी वाले क्षेत्रों में जब जाते हैं तो वहाँ पर बाजरे का, खाद्यान्न को बाजरे के रूप में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जबकि अपन यहाँ पर आते हैं अपने जयपुर के आसपास वाले क्षेत्रों, तो यहाँ पर गेहूं का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है खाद्यान्न के रूप में। अब ये अंतर क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बाजरे का उत्पादन ज़्यादा होता है, गेहूं का उत्पादन वहाँ पर कम होता है। तो इन चीज़ों का पता हमें इससे लग जाता है। कोई व्यक्ति है, वो अभी जो वस्त्र पहनता है तो उससे देखकर अपने को लगता है कि सर्दी होने के कारण जैसे गर्म वस्त्र पहन रहा है। हल्के वस्त्र पहनता है तो उसका मतलब उसका कुछ न कुछ क्लाइमेट से संबंध होता है किसी न किसी प्रकार। तो हम इन चीज़ों को, व्यवसाय आदि पर इन समस्याओं या प्रकृति की छाप अपन देख सकते हैं। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन के माध्यम से किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज या आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। जो वर्तमान समाज है वो आदिम से जो समाज था उस समाज से बहुत आगे बढ़ चुका है। उसने तकनीकी के खोज और प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश यानी प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में परिवर्तन यानी अपने कार्य क्षेत्र को उसने बढ़ा दिया। किसके कारण? टेक्नोलॉजी का विकास कर कुछ संसाधनों का उसने क्या किया, निर्माण किया, और उसके माध्यम से उसने अपने आसपास के क्लाइमेट को परिवर्तित, जो अपरिवर्तनशील क्लाइमेट है उसको परिवर्तित करने का उन्होंने प्रयास किया। तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गए। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को बढ़ाया तथा अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर, उससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई। अब अपन बात कर रहे हैं कि भौतिक पर्यावरण जो है, भौतिक पर्यावरण, वातावरण और मानव के मध्य अन्य प्रक्रियाओं को एक कवि द्वारा संक्षेप में, अब एक कवि जो था भौतिक यानी प्रकृति और मानव के मध्य जो अंतर क्रिया है उन क्रियाओं को कवि द्वारा संक्षेप में मानव और ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया है। अब इसमें कहा है उसने कि आपने मिट्टी का सर्जन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने मतलब ईश्वर ने मिट्टी बनाई तो मानव ने कप का निर्माण किया। इसका एक कवि कहता है कि आपने क्या किया, मिट्टी बनाई, मिट्टी का निर्माण किया, तो उस मिट्टी से मैंने क्या बनाया, कप बनाया, कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सर्जन किया, जैसे आपने रात्रि, दिन और रात जो है वो नेचुरल है, प्राकृतिक चीज़, तो ये आपने, उसने कहा है कि आपने रात्रि का सर्जन किया तो मैंने दीपक बनाया। किस लिए? आपने जो अंधेरा किया उस अंधेरे में उजाला करने के लिए क्या किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि और पहाड़ी भूभाग और मरुस्थलों का सर्जन किया कि आपने बंजर भूमि बनाई, पहाड़ बनाए, मरुस्थली क्षेत्र बनाया, तो मैंने फूलों की क्यारी सजाई। यानी उसी बंजर भूमि में मैंने क्या किया, फूलों की क्यारी लगाई तथा बाग बगीचे बनाने का काम किया। तो इस प्रकार से कवि अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। जैसे वो ईश्वर के द्वारा मिट्टी बनाई तो उसने उस मिट्टी से क्या बनाया, कब बनाया? जब ईश्वर ने रात्रि का सर्जन किया, रात्रि का निर्माण किया, तो उसने दीपक बना करके उस रात्रि को दिन में परिवर्तित करने का प्रयास किया। तो तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी और प्रकृति के सहयोग से एक नई संभावनाओं का सृजन किया। इस प्रकार हमें मानकीकृत प्रकृति और प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसी अंतःक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल, पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन और संगठन का अध्ययन करता है। इसी के अंतर्गत हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल
3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। इन भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में हम जो बात कर रहे हैं, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और समझेंगे कि किस प्रकार से भूगोल को 3 प्रश्न हैं जो इस चीज़ का कंप्लीट अपने को आंसर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।